सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां कौन हैं? हिमालय जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है, उसी से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है। क्लास आपकी 7th है, पुस्तक का नाम वसंत है और पाठ आपका 3 है। और आज हम इसके करेंगे प्रश्न अभ्यास, यानी कि आपके इस पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तर को हम समझेंगे, अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारा आपकी पाठ्य पुस्तक लेख से है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो हमारा उत्तर है कि नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियाँ, प्रेयसी, बहन के रूप में भी देखा है। तो एक स्त्री कई रूपों में होती है, तो नदियों को माँ भी माना गया है और लेखक ने उन्हें बेटी, बहन, प्रेमिका आदि के रूप में भी देखा है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा प्रश्न है, लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई? तो प्यारे बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हमारी खास दो नदियां हैं। उत्तर हमारा है कि लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं बताई हैं कि ये दोनों नदियां ऐसी हैं कि जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी है। इनका स्वरूप विशाल और वृहत है, बहुत बड़ा है। इनकी सुंदरता इतनी लुभावनी है कि समुद्र भी पर्वतराज की इन दोनों बेटियों का हाथ संभालने में सौभाग्यशाली समझते हैं। तो हमारी ये खास नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, ये दो प्रमुख नदियां। उसके बाद ये अपने और रूपों में बिखर जाती हैं और हिमालय और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। इसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो उत्तर है कि मानव जाति के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह जल प्रदान कर सदियों से पूजनीय व मनुष्य हेतु कल्याणकारी रही हैं। नदियाँ लोगों के द्वारा दूषित किया गया जल, जैसे कपड़े धोना, पशु नहलाना व अन्य कूड़ा करकट भी अपने साथ लेकर जाती है। फिर भी नदियाँ हमारे लिए कल्याण ही करती हैं। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों में आदि में इनका पूरा सहयोग दिया है। मानव ही नहीं अपितु पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के लिए जल भी उपलब्ध कराया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि काका कालेलकर का नदियों को लोक माता की संज्ञा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि ये नदियाँ जो हैं सबका भला करती हैं, हर तरह से मनुष्य का साथ देती हैं, लेकिन मनुष्य फिर भी गलतियां करता है, उन्हें दूषित करता है, कूड़ा करकट उसमें फेंकता है। तो माँ जो है उसके मन में हमेशा सबके लिए भला होता है, इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता यानी सबकी माता कहा है। इसके बाद लेख से ही हमारा चौथा प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो उत्तर है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। क्योंकि जब हिमालय की बात लेखक ने की, उससे निकलने वाली नदियों की बात की, तो इन रास्तों में पर्वत भी पड़ते हैं, बर्फीली यानी बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ भी हैं, हरे भरी घाटियाँ यानी पहाड़ पेड़ों से लदे हुए हैं, और महासागर में जाके अंत में नदियाँ मिलती हैं, तो उनकी भी प्रशंसा की है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो व्याकरण से है, भाषा की बात। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। अन्य पाठों से भी ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो हमें ये
दूसरी किताबों से या दूसरी कक्षाओं की अपनी हिंदी की जो पुस्तकें हैं उनसे ढूंढना है। तो आइए ये देखिए हमारा उत्तर है अन्य पाठों से जो हमने लिया है कि लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ये आपकी ही पुस्तक का है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की एक कविता है जिसमें पक्षी चाहते हैं कि आसमान में उड़ें और जो आसमान के जो तारे हैं उनको अनार के दाने की तरह चुग लें। दूसरा है कि उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तो यहाँ हमने उत्तर देखा भाषा की बात में। भाषा की बात का हमारा दूसरा प्रश्न है कि निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। खा है काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। तो ये जो पंक्तियां हैं इसी तरह की पंक्तियां हमें पाठ से भी ढूंढनी है। फिलहाल मैं इसके 2 उदाहरण दे रहा हूं और अन्य भी आप इसी के आधार पर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। दूसरा, इनका उछलना कूदना खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये सब जो वाक्य हमने प्रयोग किए ये मनुष्य के लिए होते हैं। संभ्रांत महिला, नदी एक पानी है जिसमें पानी बहता है, हमारी प्यास बुझती है, उसको एक महिला कहा गया यानी स्त्री माना गया, इसलिए उसको माता भी कहा गया है। तो वो निर्जीव है लेकिन हमने उसकी तुलना एक जीवित उससे की है। और उछलना कूदना हंसना ये कौन करता है, मनुष्य करता है। तो निर्जीव वस्तुओं की तुलना हमने सजीव से की है। आप भी और अन्य वाक्य ढूंढ सकते हैं पुस्तक से। तीसरा हमारा प्रश्न है भाषा की बात से, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। तो ये सब विशेषण हैं, संभ्रांत, समतल, चंचल, घना और मूसलाधार। तो उत्तर हमने लिख दिया है, संभ्रांत महिला, समतल आंगन, चंचल नदियाँ, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। तो ये आपका सही उत्तर है प्यारे बच्चों। भाषा की बात से चौथा प्रश्न हमारा है कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप यानी वो गायब हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में शब्द को शैली में लिखिए। तो इसका उत्तर है छोटी बड़ी, भाव भंगी, माँ बाप। लेकिन जब इसको हम इसका अर्थ निकालेंगे तो छोटी और बड़ी हो जाएगा, भाव और भंगी हो जाएगा, माँ और बाप हो जाएगा। लेकिन जब द्वंद्व समास होता है तो इसमें जो और शब्द का प्रयोग हो रहा है वो गायब हो जाता है यानी उसका लोप हो जाता है। प्यारे बच्चों, भाषा की बात से पांचवा हमारा प्रश्न है कि नदी को उल्टा लिखने से दीन हो जाता है। क्या हो जाता है? दीन, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी का दीन भाववाचक संज्ञा। रात का उल्टा तार, जाता का उल्टा ताज़ा, भला का लाभ, राही का हीरा, नव का वन, नमी का मीन, नशा का शान, लाल का लला। तो यहाँ पर उल्टा करने पर भी वो शब्द बने हैं जिनका अर्थ निकलता है, यानी कि ऐसे शब्द नहीं बने कि जो ऊट पटांग कहलाएं या जिनका अर्थ नहीं है। प्यारे बच्चों, भाषा की बात से ही छठा प्रश्न हमारा है कि समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम दूसरा वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखने हैं। सतलुज को क्या कहते थे पहले? रोपड़ को, झेलम को, चिनाब को, अजमेर को, बनारस। इनके जो अन्य नाम हैं वो हमें बताने हैं। तो सतलुज को क्या कहा जाता था? शतद्रुम। रोपड़ को रूपपुर, झेलम को वितस्ता कहा जाता था, चिनाब को विपाशा, अजमेर को अजयमेरू, बनारस को वाराणसी। तो इनके बीच में बेटा ये गैप दे दीजिएगा, डैश लगा दीजिएगा।
तो प्यारे बच्चों, भाषा की बात से ही 7वां प्रश्न। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। इस प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पर पहला हमारा वाक्य है कि बापू को कौन नहीं जानता। तो इसको हम हर कोई बापू को जानता है, यानी बापू को कौन नहीं जानता का अर्थ ये निकलता है हर कोई बापू को जानता है। अन्य उदाहरण देखिए। खा है, उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो। इसका मतलब कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। तो इसका विश्लेषण क्या किया हमने कि शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। गा है, वह शायद ही तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। वे लोग शायद ही उधर खेलें, तो वे लोग शायद इधर ना खेलें। तो वह शायद ही तुम्हें देख सके, यानी कि यहाँ ये गलत हो गया बेटा कि वह तुम्हें नहीं देख रहा है या नहीं देख सकेगा, ये कर लीजिएगा यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है, आशा है आपको हिमालय की बेटियाँ पाठ के प्रश्न अभ्यास जो हमने किए अभी वो आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए या समस्या आए किसी प्रश्न में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब अवश्य मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर अगले पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर, पाठ की कहानी को लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं।